आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ नदीम अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। नदीम जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। डॉक्टर अनिल गोयल हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। डॉक्टर अरुण कुमार यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के तौर पर। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। हिमांशु सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के तौर पर। हिमांशु जी, आपको बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी भी फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जब ये बंपर वोटिंग हुई है तो इसके क्या संकेत माने जाए, क्योंकि आरजेडी का दावा इसमें अपनी जीत का है, वहीं एनडीए के गठबंधन की तरफ से अपनी जीत का दावा पेश किया जा रहा है। ऐसा है आलोक जी की, देखिए क्या होता है जब कभी भी चुनाव होता है तो सबके अपने अपने दावे होते हैं और सबके अपने अपने वादे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता को ही ईवीएम का बटन दबाना होता है। अगर ज्यादा वोटिंग हुआ है तो ये कोई बहुत आश्चर्य चीज नहीं है। देखिए, जब कभी भी युवाओं में जोश और जुनून जगता है तो मतदान केंद्र पर जाते हैं। सोचने वाली बात सिर्फ ये है इस इलेक्शन में कि शहरी मतदाताओं में क्रेज कम था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंट 70 को भी पार कर गया है कई जगह पे। और पूरा ट्रेंड जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि जब एफआईआर हुआ तो उन वोटरों को, निष्क्रिय वोटर जो वोटर लिस्ट में केवल दर्ज थे, जो कभी वोटिंग नहीं करने जाते थे, उनका नाम उसमें से हट गया। अब सवाल है कि जब एक्टिव वोटर्स बचे हैं तो उस एक्टिव वोटर्स में तो ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए आए। तो अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो टोटल 8% तो लोग कर रहे हैं। 8% नहीं है, करीबन 3.5 से 5% के आसपास का आपको ये डाटा मिलेगा कि 3.5 से 5% वोटों का इजाफा हुआ है। क्योंकि जब हम अगर किसी चीज को एवरेज मैथमेटिक्स में जैसे निकालते हैं तो अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो वर्तमान वोटर लिस्ट से कैलकुलेट करेंगे और पिछली वोटर लिस्ट की तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वोटरों की, इलेक्टर की संख्या कम हुई है, तो ऐसे में वो परसेंटेज ग्रोथ करेगा ही करेगा। दूसरा ये देखने वाली बात है, देखिए जो इस बार का मतदान हुआ है, ऐसा होता है कि जब 4%, 3% से ऊपर मतदान होता है तो सत्ता बदल जाती है। 2005 के आसपास जब हुआ तो लालू प्रसाद यादव जी की सत्ता बदल गई, 90 में हुआ तो कांग्रेस की खिसक गई। अब जब इस बार हुआ है तो ये माना जा रहा है कि महागठबंधन को फायदा करेगा और एनडीए को नुकसान हो रहा है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी अगर समझेंगे कि कैसे हो रहा है, तो जितनी भी मुस्लिम यादव बहुल सीटें हैं उन जगहों पे जब वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो बहुत हाई है और उनका वोट कंसोलिडेशन हो गया। शहरी क्षेत्रों में देखिए, पटना जैसी जगह जो बिहार की कैपिटल मानी जाती है और यहाँ एक से एक धुरंधर मंत्री और लोग रहते हैं, और यहाँ पे यदि वोटिंग का परसेंटेज जो लोकतंत्र के सिपा सलाहकार है उसी जगह पे वोटिंग परसेंटेज 38 और 40% हो रहा है, तो इसको लोकतंत्र में क्या समझेंगे। यहाँ पे पटना में बंकीपुर हो गया, कुमरार हो गया या दीघा हो गया, इन तमाम विधानसभाओं में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। और हम समझते हैं कि ये कम वोटिंग परसेंटेज इसलिए कि शहरी वोटरों में उदासीनता देखी गई, लेकिन ग्रामीण वोटरों में उत्साह देखा गया। इसके एक और पहलू में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि नीतीश कुमार जी की 10,000 वाली स्कीम ट्रेंड कर रही थी। उसी बीच में नाले पे दहला तेजस्वी यादव ने अपना वो घर घर में नौकरी देने का वादा किया, और उसके बाद अचानक से जो 30,000 रुपए मकर संक्रांति में खाते में डलेंगे, बोला वो एक इम्पैक्ट हो गया। तो महिलाओं को तो ये क्रेज है कि पैसा मिलना है, देखिए, और 10,000 भी मिल जाए, 30,000 भी मिल जाए, तो वोटिंग करो। तो अब महिलाओं में दो तरह के वोटिंग सेगमेंट हो गया। एक सेगमेंट तो हो गया जो कि जीविका से जुड़ा हुआ था, जो 1,21,00,000 महिलाएं थी, और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को ये लगा कि यदि हमको 10,000 भी नहीं मिला तो 30,000 तो पक्का मिलेगा। और बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है, पलायन की समस्या है। इस बार क्या हुआ कि छठ में जो लोग घर आए थे उन्होंने भी कहा कि अच्छा हम भी मतदान कर ले, तो कई ऐसे हम लोग वोटरों को जब सर्वे किए तो पाए कि उन्होंने 30 साल से बिहार में कभी वोटिंग नहीं किया था, लेकिन इस बार यहाँ रुक करके स्पेशल वोटिंग किया है, तो कुछ सर्टेन परसेंटेज उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन महिला वोटरों की तादाद बहुत थी, महिला वोटर 8% ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा वोटिंग करी है। लेकिन जब इलेक्टर्स काउंट में जाते हैं तो महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर है, 2 करोड़ समथिंग पुरुषों ने भी, 1,21,00,000 समथिंग पुरुषों ने भी किया है और उतना ही करीब महिलाओं ने भी वोटिंग किया है।
तो आलोक ये बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज ये हुआ। आश्चर्यजनक चीज ये है कि ये सत्ता परिवर्तन की लहर है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेनिट्रेशन हुआ और इलेक्टर्स इतने जागरूक हुए कि मतदान केंद्र तक लाए। नो डाउट कि महागठबंधन सत्ता पाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि वोटरों को निकाल के लाओ, और दूसरी तरफ जो है जो वर्तमान सरकार है वो सत्ता बचाने के लिए भी वोटर निकाल रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर किसका संगठन वोटरों को लाया बूथ पर और अपने फेवर में वोटिंग करा पाया, ये एक समझने वाली चीज है। लेकिन 14 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन को थोड़ी सी लीड मिली है इस चरण में, और विशेष तो हम लोग 11 तारीख को जब एग्जिट पोल दिखाएंगे तो सीट दर सीट दिखाएंगे। लेकिन ये भी चौंकाने वाली है कि कुछ बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत भी दांव पे है, और हमको लगता है कि इस चुनाव में आश्चर्यचकित परिणाम आएगा और वो लोग हो सके हार का सामना करना पड़े तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी।